स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम PYQs करने वाले हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। दोस्तों PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर फर्स्ट का फिजिक्स का दोस्तों, ठीक है, क्लास 12th का। दोस्तों मैं एक चीज पहले आपको बता देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिए, यदि ये लेक्चर आप पूरा देख लेते हैं, ठीक है, और मेरा प्रीवियस लेक्चर जो देखा हुआ है आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो भाई पूरे में से पूरे नंबर आपके गारंटेड है दोस्तों, पक्का, ठीक है। ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ मित्रों। जस्ट आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जस्ट हमें आपसे यही हेल्प चाहिए, क्योंकि जब आप हमें सपोर्ट करते हैं तो और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है ना, और हमारे अंदर मतलब कि एक इंस्पिरेशन मिलता है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम आपके लिए लेके आए दोस्तों, ठीक है। और लेक्चर को ज़रूर अपने साथ शेयर मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो मित्रों। सो हम बिगिन करते हैं आज का सेक्शन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के साथ, जो 1 मार्क्स के होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 1 मार्क्स का। ओके, ये चेन्नई 2015 में भी आया था और CBSE ऑल इंडिया 2019 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना है 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से, Q1 और Q2 के वजह से, ठीक है। फॉर Q1 इज इक्वल टू Q2 एंड फॉर when Q1 is greater than Q2 separated by a distance of d। ओके, तो सॉल्यूशन में देखिए दोस्तों, 2 चार्जेस है हमारे पास, एक हमारे पास Q1 है और दूसरा हमारे पास Q2 है दोस्तों। वैसे तो पहले अच्छे से हम बनाते हैं इसको, ठीक है, पहले अच्छे से बनाते हैं। तो वैसे दोनों ही सेम चार्ज है, या तो दोनों ही आप पॉजिटिव लो या तो दोनों ही आप क्या लो, नेगेटिव चार्ज लो, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ऑपोजिट इन साइन है। Q1 एंड Q2 तो दोनों सेम नेचर के हैं। तो पहला पार्ट क्या है, फॉर Q1 इज इक्वल टू Q2, उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं दोस्तों। सो Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, इक्वल है दोस्तों। आपको पता है लाइक चार्जेस के लिए, ठीक है, लाइक चार्जेस के लिए बिल्कुल ही मिड पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे +1 कूलम रख के देखूं तो Q1 इसे रिपेल करेगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर को होगा, ठीक है, और Q2 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा, और इनका मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। हर एक पॉइंट पे आप मतलब कि मिडल पे आप क्या कह सकते हो दोस्तों, कह सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिडल पे क्या है, 0 है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ रहा है। तो देखो इतना तो पता लग गया कि मिडल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 है, चिल आउट करके बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगा, ठीक है, जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया उसको क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से आ जाएगा, है ना दोस्तों, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, एमर्ज होता है या स्टार्ट होता है, आप ये कह लो, ठीक है। तो एरोस कुछ इस तरीके से बनाएंगे आप, ठीक, बढ़िया। और इधर और मैंने अपने लेक्चर में दोस्तों ऐसे कई क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात तो आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक, बहुत बढ़िया। तो कुछ इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ओके। ठीक है दोस्तों। सो एक किस चीज के लिए ये है, जब Q1 Q2 के इक्वल है तो उसके लिए है, ठीक है। अच्छा, तो इसे आप नोट कर लीजिए। यहाँ देखिए आगे पेज है क्या, आगे पेज तो नहीं है, तो ओके, मैं दूसरे पेन के कलर के साथ बनाता हूँ। फॉर Q1 इज ग्रेटर देन Q2। दोस्तों यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम बनेगा, पर जो
नल पॉइंट है या जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यहाँ पे होता था, यहाँ पे मिडल था, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था, और मिडल पे जीरो होता था क्योंकि Q1 Q2 के इक्वल था। पर यहाँ पे Q1 बड़ा है दोस्तों, तो अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो है तो पॉजिटिव ही, और ये भी पॉजिटिव है, Q1 Q2। तो दोस्तों Q1 बड़ा है Q2 से, तो नल पॉइंट एक्चुअली Q2 के पास आएगा, स्मॉलर चार्ज के पास आता है नल पॉइंट। ठीक है दोस्तों, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ही क्यों आ रहा है, क्योंकि जो ये वाला पॉइंट Q2 के ज़्यादा पास है, यानी स्मॉलर चार्ज के ज़्यादा पास है दोस्तों। ठीक है, जो नल पॉइंट है वो स्मॉलर चार्ज के ज़्यादा पास है। ऐसा क्यों, यहाँ पे देखना आप। ठीक है, यहाँ पे Q1 रखा मैंने, Q2 रखा, और नल पॉइंट यहाँ पे है, क्योंकि E1 का मैग्नीट्यूड इधर को होगा और E2 का इधर को होगा, और E1 E2 का मैग्नीट्यूड तभी इक्वल हो सकता है क्योंकि Q1 ज़्यादा है। अगर मैं मिड में लूँगा तो E1 की वैल्यू ज़्यादा होगी। जब मैंने Q2 के पास लिया तो Q1 ज़्यादा है, तो R1 Q1 से डिस्टेंस भी तो बढ़ गया। अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो E1 छोटा हो गया, और E2 तो छोटा था ही, E1 इतना छोटा हो गया कि वो E2 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जो नल पॉइंट होता है अगर इक्वल चार्जेस है तो बिल्कुल मिडल में आता है, अगर अनइक्वल चार्जेस है दोस्तों तो स्मॉलर चार्ज के पास आता है नल पॉइंट। ठीक है, सो सेम यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बना देंगे। ओहो, इसको कट नहीं करेगा दोस्तों, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पूरा नीट एंड क्लीन बनाऊँ। मैं चाहता तो सॉल्यूशन प्रिंटेड ला सकता था, पर मैं आपको फील दिलाना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं पेपर। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को। ठीक है, तो एरोज आप बना देंगे ऐसे। तो दोस्तों यही आपका सॉल्यूशन है, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की ओर दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 लेटेस्ट क्वेश्चन है 2019 का। क्या कह रहा है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्ज -q इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। दोस्तों देखो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, इवन मेरे आपने लेक्चर्स देखे हैं, हर एक लेक्चर में मैंने थ्योरी करवाया, कंसेप्ट करवाया, और जो डेरिवेशंस करवाए, डेरिवेशन के ऊपर मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चंस भी करवाया हर एक लेक्चर में, है ना। टोटल हमने पहले चैप्टर के छोटे छोटे 8 लेक्चर किए हैं और ख़त्म कर दिया चैप्टर को। उसके बाद हम PYQs कर रहे हैं दोस्तों। PYQs करने का पर्पस ये है कि मैं सोच रहा था मैं ऐसे भी क्वेश्चंस इंक्लूड करूँ इसमें जो कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं। ठीक है, ताकि पूरा, क्योंकि कई बच्चे पूरा थ्योरी वगैरह पढ़ लेते हैं तब भी ये क्वेश्चन उनसे नहीं बन पाते हैं। सो अगर ये लेक्चर आप एंड तक देखते हो तो भाई गारंटेड है आपके पूरे में से पूरे नंबर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्ज -q। अच्छा, एक पॉइंट चार्ज -q है दोस्तों, इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। सो वी हैव, व्हाट डू वी हैव हियर, यहां देखना। अच्छा ओके, 2 मिनट दोस्तों। यहां पे क्या है, सॉल्यूशन में क्या है, एक कंडक्टिंग प्लेट है पर वो अनचार्ज है इनिशियली, यानी न्यूट्रल है। ठीक है, और देखो ना, अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट है दोस्तों ये वाला, और उसके पास आप -q चार्ज ला रहे हो, आपके पास उसके पास आप एक चार्ज ला रहे हो -q। ओके, -q। तो दोस्तों क्योंकि आप इसके पास -q लाए तो यहां इंडक्शन के वजह से प्लस वाला माइनस के पास हो जाएगा और माइनस वाला माइनस से दूर हो जाएगा। दोस्तों लेक्चर में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखो इंडक्शन इंड्यूस होता है। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन हम पढ़ रहे थे, क्योंकि मैं माइनस चार्ज ला रहा हूँ, क्योंकि माइनस चार्ज ला रहा हूँ तो क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज दोस्तों न्यूट्रल है, एक कंडक्टर न्यूट्रल है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें चार्जेस नहीं है, उसमें चार्जेस है, पर जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही नेगेटिव चार्जेस है। ठीक है, पर जब मैं माइनस एक चार्ज लाता हूँ, नेगेटिव चार्ज लाता हूँ, तो पॉजिटिव मतलब कंडक्टर को अभी भी होली है न्यूट्रल ही कंडक्टर,
कंडक्टर अभी भी न्यूट्रल ही है, पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो माइनस चार्ज के ज़्यादा पास आ गया और नेगेटिव चार्ज उससे दूर हो गए बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है, एंड होता है नेगेटिव चार्ज पे। तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड तो लाइन तो कुछ ऐसा बनेगा। और ध्यान देना हमेशा कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होता है वो परपेंडिकुलर स्टार्ट होता है, 90 के एंगल पे स्टार्ट होता है दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्टिंग तो देखो 90 के एंगल पे ही होगा। जो ये वाला एंगल है दोस्तों इसे आप अच्छे से थोड़ा बना लेंगे पेंसिल से, 90 के एंगल पे ही होगा, ठीक। तो इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे, ओके। दोस्तों कभी भी ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर से मतलब स्टार्ट होता है या कंडक्टर के थ्रू जाता है तो हमेशा 90 के एंगल पे जाता है, ठीक है। सो ये आपका आंसर है दोस्तों और मिल गया 1 नंबर, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रहा है और नेगेटिव पे एंड हो रहा है, कुछ इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखेंगी गाइस, ठीक है। सो यहाँ देखिए अब क्या है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऑल इंडिया 2014 में आया हुआ है, 2015 में भी आया हुआ है। व्हाई डू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। दोस्तों आपको पता है कि अपनी क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा होगा और इवन आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है, मैग्नेटिज्म में कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप्स फॉर्म करती हैं, पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे जाके जस्ट एंड हो जाता है, ठीक है, ओके। तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, तो नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्लोज लूप फॉर्म करेगा। तो सिंपल एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। 1 नंबर का है तो इसका आंसर मैं टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी टाइप करके लाया हूँ, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, है ना गाइस। इफ देयर इज अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज द फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द चार्ज एंड टर्मिनेट एट इन्फिनिटी, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। दोस्तों एक केस में तो आपको समझ आता है, अगर जहाँ पॉजिटिव चार्ज भी है अगर नेगेटिव चार्ज भी है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। पर उस केस में क्या होगा, जब सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो यहाँ स्टार्ट तो होगा, पर ऐसा नहीं कि एंड इसी में हो जाएगा, नहीं, स्टार्ट होगा और ए एंड इन्फिनिटी पे होता है, मतलब ये इन्फिनाइट तक जाता रहता है, तो मतलब इन्फिनिटी पे जाके एंड होता है। यहाँ भी क्लोज लूप्स नहीं फॉर्म करते हैं, तो ये आप आंसर दे सकते हैं सुंदर सा, ठीक है गाइस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, डज द चार्ज गिवन टू अ मेटालिक स्फीयर डिपेंड ऑन वेदर इट इज अ हॉलो और सॉलिड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो दोस्तों एक आप क्या कर रहे हो, एक आप चार्ज दे रहे हो मेटालिक स्फीयर को। दोस्तों मेटालिक स्फीयर है तो एक कंडक्टर होगा, कंडक्टर होगा, ठीक है, कंडक्टिंग मेटालिक स्फीयर है यानी कंडक्टिंग स्फीयर है। कैसा स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है। तो क्या जो आप चार्ज दे रहे हो, ठीक है, जो आप चार्ज दे रहे हो क्या ये डिपेंड करेगा कि कंडक्टर हॉलो है या सॉलिड है, और अपने आंसर का रीजन भी देना है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से नहीं, मैंने लास्ट लेक्चर में जब आपको एप्लीकेशन करवा रहा था तो याद है जो हमने डेरिवेशन किया था स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, या हमने किया था कंडक्टिंग शेल के लिए, तो दोनों केस में सेम डेरिवेशन था, सेम रिजल्ट था, क्योंकि दोनों ही केस में जो जितने भी चार्जेस है वो सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो है तो चलो सरफेस पे रहेगा, अगर सॉलिड भी है, सॉलिड है दोस्तों और पर वो कंडक्टिंग है, ठीक है, तो उसके चार्जेस कहाँ को मतलब कि रिजाइड करते हैं, सिर्फ सरफेस पे रिजाइड करते हैं। तो जो आप चार्ज देते हो डिपेंड नहीं करता है कि हॉलो है या सॉलिड है, अगर वो कंडक्टर है तो सरफेस पे ही रिजाइड करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या है, नो। रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज द चार्ज रिजाइड्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इन बोथ केसेस, ठीक है दोस्तों। ज्यादा हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी हैविंग चार्ज -q एंड +3q। तो दोस्तों अपने पास 2 कंडक्टिंग बॉल्स है, ए है और दूसरा क्या है, दूसरा कंडक्टिंग बॉल बी है, ठीक है। एक में -q चार्ज है, दूसरे में +3q चार्ज है, बहुत बढ़िया, रिस्पेक्टिवली दे आर ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। दोस्तों इनको एक साथ लाया जाता है और आइडेंटिकल है, दोनों का शेप साइज सेम है,
and then separated by a distance. So after contact देखना, after contact, दोस्तों कांटेक्ट में कितना, कांटेक्ट में आपको पता ही है जब कांटेक्ट में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, जैसे मेरे पास 2 है ना, किसी के पास 4 है, तो दोनों मिला के 6 हुए, और 6 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा 3, तो अगर मेरे पास 6 रुपए हैं, अगर किसी के पास 8 रुपए हैं, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो इक्वली बढ़ जाएगा, ठीक है। सेम एक में -q चार्ज है, दूसरे में +3q चार्ज है, ठीक है, और 2 में बटना है टोटल चार्ज, 2 में इक्वली q बटेगा क्योंकि आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स है दोस्तों। तो ये देखो 2q यानी +2q/2 आएगा, यानी +q आएगा दोस्तों, यानी जो दोनों में चार्ज आ जाएगा आफ्टर कॉन्टैक्ट ए में भी +q होगा और बी में भी क्या होगा, +q होगा, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम। तो दोस्तों कूलम्ब फोर्स या तो अट्रैक्टिव होता है या तो रिपल्सिव होता है, दोनों में आफ्टर कॉन्टैक्ट +q चार्ज आया, तो नेचर कैसा होगा, नेचर होगा रिपल्सिव। कूलम्ब फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव चार्ज आया और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच एनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये भी बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है गाइस, 1 नंबर का, ठीक है। मैं बोल रहा हूं ना, अगर ये लेक्चर एंड तक आपने देखा तो भाई आपके पूरे में से पूरे नंबर पक्के हैं दोस्तों, है ना। थोड़ा अपने एंड में एफर्ट तो आपको भी लगाना पड़ेगा, और इतना ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट देने के लिए दोस्तों बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ताकि मैं और उसे इम्प्लीमेंट कर सकूं, ठीक है दोस्तों। सो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों एक क्यूब है, सी एक क्यूब है अपने पास, ओके, और दोस्तों वैसे तो बनाने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको फील दिलाना चाहता हूँ। सपोज एक क्यूब है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इसका साइड है, विच एनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, इसके अंदर डाइपोल है दोस्तों, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी एक -q एक +q, पता ना क्या होता है, और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, जैसे मैं 2a ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मुझे एक बात बताओ, डाइपोल का नेट चार्ज 0 होता है ना, क्यों नेट क्या होगा, क्यों नेट या क्यों एनक्लोज, -q +q, और नेट चार्ज ऑफ डाइपोल 0 होता है दोस्तों। एक चीज आपको पता है, क्योंकि इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस होता है, तो क्यूब में पूरा डाइपोल पड़ा है, यानी -q है तो +q भी होगा, तो नेट चार्ज तो 0 है ना, और नेट चार्ज अगर 0 है तो फ्लक्स भी तो 0 होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है गॉस लॉ से q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और q एनक्लोज ही 0 है, 0 बाय एप्सिलॉन नॉट यानी 0 हो गया, यानी नो फ्लक्स, फ्लक्स एक्चुअली 0 होगा। तो ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2q एंड +q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स a, 0 एंड 4a, 0 रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों यहाँ देखो 2 चार्जेस है, जिसका एक का मैग्नीट्यूड -2q है और दूसरे का +q है, और आर लोकेटेड एट a, 0। तो लेट्स मी ड्रॉ दिस। दोस्तों ये y एक्सिस है, सपोज ये x एक्सिस है, तो एक चार्ज a, 0 पे है, सो सपोज ये वाला पॉइंट a, 0 है, ठीक है, और यहाँ पे -2q चार्ज है, और दूसरा +q चार्ज 4a, 0 पे है, तो 4a, 0 सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे 4a, 0, यहाँ पे जो चार्ज पड़ा हुआ है वो +q पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3a विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, एक स्फीयर जिसका सेंटर ओरिजिन है, ओरिजिन यानी 0, 0, और जिसका रेडियस 3 है दोस्तों, तो 3a कहाँ लाई करेगा, मुझे एक बात बताओ, 3a यहाँ कहीं लाई करेगा, यहाँ 3a, 0 लाई करेगा, यानी स्फीयर इससे कहीं पास होगा, स्फीयर 3a से पास होगा। भाई 3a से क्यों पास होगा, क्योंकि रेडियस 3a बोला हुआ है ना, स्फीयर का रेडियस 3a बोला हुआ है, और सेंटर हम बोल रहे हैं कि स्फीयर का सेंटर सपोज ओरिजिन पे है। तो चलो मैंने स्फीयर ढंग का नहीं बनाया, पर आपको इतना पता लग गया
ठीक है, 2 मिनट। पर दोस्तों यहां पे आपको इतना पता लग गया, जो स्फीयर है, स्फीयर के अंदर सिर्फ -2q चार्ज आ रहा है, स्फीयर के अंदर +q चार्ज नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये सेंटर है और रेडियस 3 है यार, ठीक है। यानी स्फीयर q एनक्लोज, स्फीयर ने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, स्फीयर ने ओवरऑल, तो स्फीयर ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है, स्फीयर ने ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ -2q चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, तो q एनक्लोज -2q हो गया, ठीक है। सो अपन को निकालना क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3 विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा कूलम्ब्स लॉ से, q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों एनक्लोज में तो -2q आ रहा था, पता है ना आपको, कूलम्ब्स लॉ में जो q एनक्लोज होता है वो सिर्फ सरफेस के अंदर का चार्ज लेते हैं हम लोग, सरफेस के अंदर का चार्ज, तो यहाँ सिर्फ -2q ही था, तो इसलिए यही आपका आंसर है, और क्या, -2q बाय एप्सिलॉन नॉट, यही आपका आंसर है और कुछ नहीं। बढ़िया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, अभी तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी 2 बारी आया, 2010 एंड 2012 में क्वेश्चन आया दोस्तों। और चार्ज q माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ठीक है, जो q माइक्रोकूलम है कहाँ प्लेस्ड है, सेंटर ऑफ द क्यूब पे प्लेस्ड है। व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द वन फेज। दोस्तों आपको पता है कि पूरे क्यूब में, है ना, पूरे क्यूब में अगर मैं पूरे क्यूब की बात करूं, ठीक है, पूरे क्यूब की बात करूं सॉल्यूशन में, तो क्यू एनक्लोज कितना है, क्यू एनक्लोज क्यू माइक्रोकूलम है, या आप ये कह लो क्यू इंटू 10⁻⁻6 कूलम है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब बाय गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्या होगा, फाई क्यूब, मैं फाई किसका निकाल रहा हूँ दोस्तों, फ्लक्स थ्रू क्यूब निकाल रहा हूँ, क्यूब, फ्लक्स थ्रू क्यूब निकाल रहा हूँ, तो क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, यानी q इंटू 10⁻⁻6 बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है दोस्तों। पर यहाँ से मुझे क्यूब का नहीं पूछा है, बल्कि वन फेस का पूछा है ना, एक फेस का पूछा है मुझे, तो वन फेस का क्या हो जाएगा, 5 वन फेस, तो टोटल 6 फेसेस होते हैं क्यूब के अंदर। अगर टोटल क्यूब में इतना फ्लक्स है, तो यानी 6 फेसेस में इतना फ्लक्स है, तो एक फेस में कितना होगा, 1/6 इंटू q इंटू 10⁻⁻6 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आ रहा है। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कोरिस्पोंड्स टू इट्स स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है, इवन डेरिवेशन के साथ पूछ लिया जाता है, जब टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन आता है तो बताओ स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किस कंडीशन में होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, पूरा डेरिवेशन करवाया हुआ है, पर फिर भी देखो इधर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे है, तो उसमें टॉर्क कितना लगता है, टॉर्क लगता है P क्रॉस E, या आप ये कह लो P साइन थीटा, ठीक है, टॉर्क लगता है PE साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। पहला क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है दोस्तों, इक्विलिब्रियम का मतलब है टॉर्क जीरो होना चाहिए, इक्विलिब्रियम। पर अगर थोड़ा सा हिलाओ भी ना, तो अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाना चाहिए। तो व्हेन इस एक कौन सा वाला केस था, अगर आपने मेरा वाला लेक्चर देखा तो आपको जरूर समझ आएगा, वो वाला था व्हेन थीटा इज 0 डिग्री या 0 रेडियन कह लो आप, ठीक है, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, ओके। तो जब थीटा 0 था स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और जब थीटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है दोस्तों व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई कह लो या 180 डिग्री कह लो। देखो दोनों केस में टाउ 0 है, क्योंकि साइन 0 डिग्री भी 0 होता है और साइन पाई या साइन 180 भी 0 होता है, यानी इस केस में भी टाउ 0 है। पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम शो करता है और ये क्या शो करता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है दोस्तों। फाइनली हमारे 1 नंबर के जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन से PYQs के हमारे कंप्लीट हुए, ठीक है दोस्तों। अब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप करेंगे जो 2 मार्क्स का होगा। पहले हमने वेरी शॉर्ट किया, अब हम शॉर्ट टाइप करेंगे, यानी जो 2 मार्क्स वाले दोस्तों। देखो 2014 ऑल इंडिया में क्वेश्चन आया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व। यस दोस्तों, एक कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है, इसे आप प्रॉपर्टीज में, आप अपने प्रॉपर्टी में ऐड कर सकते हैं। सडन ब्रेक कहीं नहीं होता है, अगर आप
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी रीजन में बना रहे हो तो कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी ठीक है आप एक बार ये हाथ मतलब एक बार अगर किसी लाइन को बना रहे हो तो उसे तोड़ तोड़ के नहीं बना पाओगे, बीच में ब्रेक नहीं होगा, वो कॉन्टिन्यूअस लाइन होगा। दैट इज अ फील्ड लाइन कैनॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई इज इट सो? ठीक है, तो पहले का आंसर देखो, पहले का आंसर ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, जिसे हम +1 कूलम लेते थे, फोर्स ऑन +1 कूलम चार्ज। ठीक है दोस्तों, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप +1 कूलम चार्ज या टेस्ट चार्ज को रखोगे तो भाई उस पर फोर्स लगेगा ही लगेगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा कि एक चार्ज की वजह से उस पर फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि ब्रेक हो जाएगा अगर एक सिंगल चार्ज वहां पड़ा हुआ है। तो एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, दैट इज अ मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस अ कॉन्टिन्यूअस फोर्स इन अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी जो एक मूविंग चार्ज है, ठीक है दोस्तों, उस पर भाई कॉन्टिन्यूसली फोर्स लगता है। ऐसा नहीं कि अभी 10 मिनट के लिए लगा और 5 मिनट के लिए नहीं लगेगा। ठीक है, सो एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व। दोस्तों बी देखो, बी है एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। यस दोस्तों, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी में करवाया था, ये वाला सिनेरियो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ 2 टेंजेंट पॉसिबल है, 2 टेंजेंट पॉसिबल, यानी एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन पॉसिबल हो जाता है किसका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो संभव ही नहीं है, तो इसीलिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर बिकॉज इफ दे क्रॉस देयर विल बी 2 डायरेक्शंस ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हिच इज इम्पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, तो मिल गया आपको 2 नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आ गया हमारा सीबीएसई ऑल इंडिया 2014 का एक और क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, 2 इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल चार्जेस Q कूलम आर सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, तो दोस्तों अपने पास 2 मतलब कि बॉल्स है, ठीक है, जिनके चार्ज भी सेम है, दोनों में चार्ज भी सेम है और इक्वल लेंथ के स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है। What would be the effect on the force when the plastic sheet is inserted between the two? तो दोस्तों क्या कोई फोर्स में इफेक्ट पड़ेगा? अगर मान लो दो मतलब कि स्फीयर्स है, ठीक है, यहाँ सस्पेंडेड है, इसमें भी क्यू चार्ज है, इसमें भी क्यू चार्ज है। तो पहले अगर मान लो वैक्यूम था तो इसमें फोर्स कितना आएगा, F वैक्यूम, तो वैक्यूम को मैं F नोट से डिनोट कर देता हूँ। ये था दोस्तों, ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी Q बाय R स्क्वायर। चलो R कुछ भी होगा, ठीक है, अपने को क्या लेना देना। पर अब देखो, ठीक है दोस्तों, अब सपोज आपने प्लास्टिक रख दिया है, इनके बीच क्या रख दिया, प्लास्टिक रखने के बाद फोर्स में क्या इफेक्ट आएगा, फोर्स इनके बीच का बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली फोर्स, वैसे तो आंसर है कि आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है कि फोर्स डिक्रीजेस। आपका आंसर क्या है, आंसर तो भाई यही है कि फोर्स डिक्रीज होगा। और ऐसा क्यों होगा, इसका एक्सप्लेनेशन देखना ना। इन मीडियम, आपको पता है इन मीडियम दोस्तों Fm क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी, नहीं एप्सिलॉन, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी नहीं होता है, एप्सिलॉन होता है एक्चुअली, जिससे आप के भी मतलब कह देते हो, मर्जी आपकी, के कह लो, ER कह लो, मर्जी आपकी। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट होता है, जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, Q इंटू Q बाय R स्क्वायर। और दोस्तों एक चीज आपको पता है कि जो एप्सिलॉन होता है वो K इंटू एप्सिलॉन नोट होता है, और K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, K की वैल्यू हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है दोस्तों। तो जब आप Fm में पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह आप K एप्सिलॉन नोट पुट करेंगे, तो K एप्सिलॉन नोट बाकी Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। तो दोस्तों ये किसके इक्वल आ गया, ये F नोट बाय K के इक्वल आ गया, और K ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या है कि Fm
लेस देन एफ नोट हो गया, यानी फोर्स क्या होगा, फोर्स डिक्रीज होगा, ठीक है। मीडियम में फोर्स, देखो फोर्स दो चार्जेस के बीच मैक्सिमम वैक्यूम में होता है, अगर आप मीडियम कोई भी इंसर्ट कर देते हो तो ऑब्वियसली फोर्स डिक्रीज होता है, ठीक है दोस्तों। आप इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दिया आपको, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ प्लस Q are placed on a 5 vertices of a regular hexagon of side L, okay। तो दोस्तों एक हेक्सागन है, वी हैव अ हेक्सागन, ठीक है। चलो हेक्सागन बनाते हैं। हेक्सागन दोस्तों पता ना, हेक्सा का मतलब 6, तो 6 इक्वल साइड्स होता है एक ऐसा पॉलीगन, ठीक है। तो इसे थोड़ा मैं सुंदर सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मतलब सारी साइड्स इक्वल है, इतना ध्यान देना, और हर एक साइड L के इक्वल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। ओके ओके, तो 5 पॉइंट चार्जेस है और ईच ऑफ प्लस क्यू है, प्लेस 5 वर्टिसेस ऑन द 5 वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड L, ठीक है। तो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और यहाँ प्लस क्यू। दोस्तों वैसे तो 6 वर्टिसेस होते हैं इसके, कितने वर्टिसेस हैं, 6 वर्टिसेस होते हैं, पर 5 ही वर्टिसेस में प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया हुआ है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन माइनस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। दोस्तों सेंटर ऑफ द हेक्सागन क्या होता है, जो ये ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाला लाइन जहां कट करता है, ये सेंटर है, और सेंटर पे माइनस क्यू रख दिया हमने, सेंटर पे क्या रख दिया, माइनस क्यू, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इस वाले प्लस क्यू और माइनस क्यू के वजह से जो फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स होगा अट्रैक्टिव होगा, इधर को होगा, और इसके वजह से भी इधर को होगा, सेम इधर को होगा और इधर को होगा, ठीक है, और इसके वजह से इधर को होगा। पर यहाँ तो चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज नहीं है, तो पहली बात इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या आपके पास, सिर्फ आपके पास एक ही एरो बचा, इसका मतलब क्या है, जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा दोस्तों, जो फोर्स होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड बाय आर स्क्वायर। पर आर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, अच्छा हेक्सागन का लेंथ कितना दिया हुआ है, एल, तो पैरेललोग्राम देखो यार, एक पैरेललोग्राम बनता है, तो ये वाला साइड जो है ना ये भी एल होगा, ठीक है, ये वाला साइड भी एल होता है और ये वाला साइड भी क्या होता है, एल होता है, इतना ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बनाता है, ये देखो ना ये पैरेललोग्राम बन रहा है, तो अगर ये साइड एल है तो ये वाला साइड भी क्या होगा, एल, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर। तो यही आपका क्या है, आंसर है। तो आगे इसे लिख सकते हो, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, एक क्यू है दोस्तों, के की आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹9 की होता है, ये आपका फाइनली आंसर है, ठीक है दोस्तों। मिल गए 2 नंबर, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट चार्जेस क्यू, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ए एज शोन इन द फिगर। तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि एक स्क्वायर आपके है ना, आपकी स्क्रीन में दिख रहा है कि एक स्क्वायर है और 4 चार्जेस रखे हुए हैं इसके वर्टिसेस में, और साइड कितना है, स्क्वायर का साइड है स्मॉल है, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया, फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल क्यू। चलो कैपिटल क्यू मैं ये वाला ले लेती हूँ, ये वाला चार्ज, तो किसी भी कैपिटल क्यू जो चार्ज है ना उस पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा उसे अपन को बताना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा दोस्तों उसे अपन को बताना है, ठीक है। सो यहाँ देखिए, अब देखो पहली बात तो ये डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल की वजह से जो फोर्स जा रहा है और रिपल्शन होगा, क्योंकि ये भी क्यों है तो ये भी क्यों है, तो इसे मैं F1 नाम दे देता हूँ, ठीक, और स्मॉल क्यू के वजह से यहाँ भी रिपल्शन होगा जिसे मैं F2 नाम दे देता हूँ, और यहाँ भी रिपल्शन होगा जिससे मैं F3 नाम दे देता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। F2 और F3 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ही नहीं होगा, तो पहली बात तो ये फोर्सेस हैं, तो वेक्टर आप लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ देखो सॉल्यूशन में F2 का मैग्नीट्यूड और F3 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ऐसा क्यों, क्योंकि F2 क्या है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के बीच का फोर्स, और F3 भी
F2 क्या है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के बीच का फोर्स, और F3 क्या है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के बीच का फोर्स, और डिस्टेंस भी सेम है, डिस्टेंस तो ए ही है ना देखो, तो इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। चलो मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के मान लेता हूँ, ठीक है, के ओके, कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू, और आर क्या है, आर की जगह ए है, ए स्क्वायर, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मैं के लिख दे रहा हूँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिया है, ताकि मुझे बारी बारी लिखने की जरूरत ना पड़े। नाउ दोस्तों मुझे एक बात बताओ, रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे काम करता हूँ, F डैश मान लेता हूँ, और F डैश किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा चलो मैं ये इसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, इसे F के इक्वल मान लेता हूँ से, ताकि मुझे आसानी हो। F के इक्वल क्यों माना, क्योंकि F2 का स्क्वायर आपको पता ही है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर, पर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मैं F लिख रहा हूँ यार, ताकि मैं ऐड कर पाऊँ सिंपली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी F1 F2 F स्क्वायर कॉस ऑफ 90 डिग्री, और कॉस 90 तो जीरो होता है, तो ये पहली बात तो जीरो बन गया, यहाँ पे √2 F स्क्वायर हो गया, यानी √2 आगे आ गया और F बाहर आ गया, ठीक है, F बाहर आ गया, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 के क्यू बाय ए स्क्वायर। तो दोस्तों ये तो यहाँ से तो निकाला ही था हमने, आगे पेज है क्या, ओके बहुत बढ़िया, आगे पेज है अपने पास, ठीक है। अब मैं F1 को निकालूंगा, पर F1 देखना, F1 कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच का फोर्स था, तो अगर ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस ए होगा, पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा दोस्तों, हाइपोटेन्यूज है क्योंकि √2a, ठीक है, यानी इस केस में डिस्टेंस √2a होगा। तो जब मैं F1 का मैग्नीट्यूड निकालूंगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी √2a का स्क्वायर होगा, यानी क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर आ गया। नाउ आपको पता है कि रिजल्टेंट फोर्स, देखो F1 के डायरेक्शन में ही रिजल्टेंट फोर्स F2 और F3 का होगा, ठीक है, तो जिसे मैं F डैश कह देता हूँ। चलो इसे थोड़ा ज़्यादा होच पोच हो गया डायग्राम में, तो अपन पहली बात तो थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है, तो अपन इरेज करते हैं हल्का सा, ये F1 था और ये हमारा F2 था दोस्तों, ठीक है, F2 और F3 का रिजल्टेंट F1 के डायरेक्शन में है, जैसे मैं F डैश मान रहा हूँ, सॉरी F1 नहीं बल्कि F डैश मान रहा हूँ, तो F डैश और F1 सेम डायरेक्शन में है। नाउ रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F डैश, ठीक है, और क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो F रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड हो जाएगा F1 प्लस F डैश, सो F1 आया के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। दोस्तों देखो अगर मेरे लेक्चर वगैरह देखे हुए हैं तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, पर फिर भी अगर जरा सी भी दिक्कत हो ना दोस्तों, सो प्लीज़ आप दोबारा पहले मेरे लेक्चर्स को देखिए और PYQs दोबारा देखिए, साथ के साथ सॉल्व करो, पेन कॉपी लेके बैठो, तो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन क्यों नहीं होगा, बड़े आराम से होगा यार, ठीक है। और F डैश किसके इक्वल आया था, F डैश था √2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय a स्क्वायर, ठीक है। तो ज़्यादा आप क्या करोगे, ज़्यादा आप यहाँ कॉमन ले लो, यहाँ आप के कैपिटल क्यू बाय a स्क्वायर जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्यू बाय 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 ओके स्मॉल क्यू, हाँ ठीक है स्मॉल क्यू, ये आपका फाइनली क्या है, ये आपका फाइनली आंसर, ठीक है दोस्तों। सो मिल गया यार 3 नंबर, क्या दिक्कत है, 3 नंबर का था या 2 नंबर का था, ओके ये 2 नंबर का था, वैसे तो ये फिलहाल 3 नंबर का देना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ 3 नंबर के आगे, ओके 3 नंबर के आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 नंबर का ही था दोस्तों। आई होप आपको समझ आया दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, तो लेट मी चेंज द पेन कलर, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3 point charges Q minus 4Q and 2Q are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of side A। तो आपको साफ एज शोन इन फिगर आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, फिगर दोस्तों आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, देखो 3 वर्टिसेस है A B C, A में Q चार्ज रखा हुआ है, B में -4Q चार्ज रखा हुआ है, और C में 2Q चार्ज रखा हुआ है, और साइड कितना है L है, ठीक है। Obtain an expression for the magnitude of resultant force acting on the charge
क्यों, यानी जो ए पे चार्ज क्यों रखा हुआ है दोस्तों, उसका हमें नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो अब देखिए, तो +2q के वजह से +2q इनका रिपल्शन होगा तो मैं इसे F1 नाम दे देता हूं, ठीक है। और -4q और q का अट्रैक्शन होगा तो मैं दोस्तों इसको F2 नाम दे देता हूं, ठीक है। ओके F2। मुझे एक बात बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल 60 का होता है। अगर ये 60 है तो ये लीनियर पेयर से कितना आ गया, ये क्या आ गया 120 डिग्री, ठीक है। F1 और F2 के बीच का भी एंगल कितना आ गया दोस्तों 120 डिग्री, ठीक है। अब देखो रिजल्टेंट फोर्स मुझे किस पे निकालना है, मुझे Q1 पे निकालना है रिजल्टेंट फोर्स। तो ओके बहुत बढ़िया। तो पहले F1 अच्छा इस साइड भी L है, ये भी L है, ये भी L है, तो साइड तो सेम है। देखो तो F1 क्या आएगा, F1 आएगा K, आपको पता है ना फोर्स क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R², ठीक है दोस्तों। तो मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, K मैंने मान लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एक टाइम के लिए। तो Q1 क्यों है और Q2 2Q है, तो F1 Q और 2Q की वजह से बाय R² यानी L का स्क्वायर, यानी F1 कितना आ गया दोस्तों, आ गया कि 2K Q² बाय L², ठीक है। नाउ दोस्तों मुझे F2 भी कैलकुलेट करना है, F2 भी K क्यों, ये -4Q की वजह से, पर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करते हो, ठीक है, 4Q बाय L², ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये F2 किसके इक्वल आ गया, F2 आ गया 4K Q² बाय L², ठीक है दोस्तों। नाउ मुझे एक बात बताओ, F1 और F2 देखो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल बिल्कुल नहीं, इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, रिजल्टेंट को मैं F मान लेता हूँ दोस्तों, ऑब्वियस है, रिजल्टेंट आपको पता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन से आएगा, ठीक है। सो बहुत बढ़िया, ये रिजल्टेंट होगा, चलो रिजल्टेंट को मैं F मान लेता हूँ, ठीक है। सो F क्या होगा, तो अगर मैं यहाँ लिख सकता हूँ रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, बहुत बढ़िया, F1 एंड F2, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 को मैं मान लेता हूँ F, और F क्या होगा दोस्तों, पता ही आपको ट्रायंगल ऑफ फैक्टर एडिशन A², दो वेक्टर A और D होता है तो उनके बीच का, ठीक है दोस्तों। अगर दो एंगल A और दो वेक्टर्स A और B है, अगर उनके बीच का एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट का जो, ठीक है, जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला था वो क्या था, वो था A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा डिग्री, ठीक है। तो हर बारी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप वेक्टर एडिशन ही यहाँ पे फॉलो अप करोगे, ठीक है। तो आप F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2, और इन दोनों के बीच एंगल कितना है, एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। कॉस ऑफ 120 कितना होता है -1/2, एम आई राइट और रॉन्ग, ठीक है। दोस्तों मैं फिजिक्स के साथ मैथ भी पढ़ाता हूँ, सो ये दोनों मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। सो वैसे तो ईश्वर की कृपा से हमेशा मैथ्स में मेरे हाईएस्ट नंबर हैं, ठीक है, और 12th बोर्ड में तो मेरे 95 नंबर थे और मैंने सेल्फ स्टडी की थी नॉन मेडिकल, तो पर फिजिक्स में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं मैथ में रिसर्च लाइन में जाना चाहता हूँ, तो इसलिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों F1 का स्क्वायर, अच्छा F1 का स्क्वायर क्या था, एक टाइम के लिए मैं काम करता हूँ, एक टाइम के लिए मैं Q² बाय L² को ना कुछ मान लेता हूँ, क्या मानूं, इसे मैं सपोज मैं मान लेता हूँ, यार क्या मानूं, अगर कुछ भी मान लूँ तो इससे आसानी होगा, आसानी क्या होगा, मानने से देखो आसानी होगा, तो इसे अपन मान लेते हैं y से, y तो नहीं यार, इसे चलो f ही मान लेते हैं, इसे f मान लेते हैं। तो ये Q² बाय L² को मैंने f माना तो ये 4f हो जाएगा, तो इसे f नहीं बल्कि इसे f नेट मान लेते हैं, इसे f नेट, रिजल्टेंट को f नहीं बल्कि इसे रिजल्टेंट को अपन f नेट मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ दोस्तों f सिर्फ मैंने किसको माना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, f मैंने माना है Q बाय L² को। ऐसा मैंने इसलिए माना है क्योंकि कैलकुलेशन में ना जब आप स्क्वायर करोगे, रूट करोगे, बाहर निकालोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम और पेजेस भी बचेगा। ध्यान देना यार, देखो ना Q² बाय L² F1 में भी कॉमन है, F2 में भी कॉमन है, बस 2 एक्स्ट्रा है तो 2f लिख दिया, यहाँ 4 एक्स्ट्रा है तो 4f लिख दिया, ठीक है। तो 2f बाय 4f, वो f किसको मान रहा हूँ, Q² बाय L² को मैं f मान रहा हूँ,
ठीक है। सो यहाँ देखो मैं F1 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, F1 की जगह सीधा मैं 2F पुट कर सकता हूँ, 2F का होल स्क्वायर। F2 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, 4F का होल स्क्वायर। क्या 4F था ना, बिल्कुल ठीक, 4F था, ये 2F था, ओके ग्रेट, प्लस 2F1 यानी 2F और 4F cos ऑफ 120। दोस्तों cos ऑफ 120 ऑब्वियसली -1/2 ही होता है, क्योंकि cos ऑफ 120 को आप cos 90 + 30 लिख सकते हो, ठीक है। 90 पे रेशियो चेंज होता है और cos सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है, तो -sin 30 आता है, विच इज इक्वल टू -1/2, ओके एक्यूरेट। सो ये 2 से 2 पहली बात तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। दोस्तों f² कॉमन है, तो मैं f² एक्चुअली मैं बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। सो f² बाहर लूंगा तो बाहर आके f ही बचेगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे 2 × 4 पर यहाँ -8 आएगा। -8 क्यों आएगा, क्योंकि -1/2 है, तो ठीक है। दोस्तों f² मैंने कॉमन लिया और रूट के बाहर निकाल लिया एज अ f, ठीक है। यार दोस्तों आप 12th में पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, आई होप इतना तो पता ही होगा, ठीक है। अच्छा तो ये करोगे 8 और ये हो जाएगा, ये 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। 12 √12 किसके इक्वल होता है, ये आएगा ना, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 2 4 = 8, तो 16 20 12, ठीक है। 12 को जब आप रूट से बाहर निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन बना के देखो, ऑब्वियसली 2√3 होगा यार, ये 2√3, हाँ बिल्कुल ठीक। तो पेयर इसका बन गया, यानी आप इसे कैसे 2√3f ट्रीट कर सकते हो। पर f को क्या माना था आपने, f को आपने माना था k/L², तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 2√3 k/L² आपका फाइनल आंसर है। तो दोस्तों यहाँ देखो कैलकुलेशन में हमें बहुत आसानी पड़ी, क्योंकि हमने इसको f मान लिया था, ठीक है। सो यार एक एक चीज़ आपको बताया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ओके दोस्तों ओके। अब आ गया भाई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, टाइप ही है पर ऑब्वियसली सेकंड टाइप है, यानी 2 मार्क्स का है दोस्तों, ठीक। कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का कह रहा हूँ, सो सॉरी, पहले 2 मार्क्स का किया, ये 3 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है दोस्तों, 3 मार्क्स का है। 3 मार्क्स का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये रहा। 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, देख लेते हैं, ओके। आई हैव ब्रॉट 3 क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। सो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये कर लेते हो तो बाकी सारे PYQs आपसे बन जाने चाहिए दोस्तों, ठीक है। सो 3 मार्क्स का है, और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ओहो द हेल क्या हो रहा है, 2 मिनट, ओके ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, a spherical conducting shell of inner radii r1 and outer radii r2 has a charge q. A charge q is placed at the center of the shell. तो पहली बात तो दोस्तों अपन को तो पहली बात लैंग्वेज समझना है। तो कह रहा है कि एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल यानी अंदर से खोखला होगा, पर कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी ना उसकी यार, मोटाई तो कुछ ना कुछ होगी। जैसे आप कोस्को वगैरह की बॉल लेते हो, ठीक है, कमाची कोस्को वगैरह की बॉल लेते हो, तो उसकी थिकनेस कुछ ना कुछ तो होती है। जैसे अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो मान रहा हूं कि मैं अंदर से खोखला है बॉल, पर इसकी कुछ ना कुछ मोटाई तो होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ ये मोटाई ये चीज़, ठीक है। तो इनर रेडियाई कितना दिया हुआ है, इनर रेडियाई r1 दिया हुआ है दोस्तों, और आउटर रेडियाई r2 दिया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसको चार्ज अपन ने क्यों दिया है ना, हैज अ चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज ऑलरेडी है। नाउ अ चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल। सेंटर ऑफ द शेल में दोस्तों, सेंटर ऑफ द शेल में स्मॉल क्यू चार्ज प्लेस किया। कितना चार्ज प्लेस किया, स्मॉल क्यू चार्ज प्लेस किया, ठीक है। सो अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस ऑफ द शेल, ठीक है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट x इज ग्रेटर देन r2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। ऑल इंडिया 2010 का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली बहुत अच्छा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, आप लोगों का भाई बैठा हुआ है इधर, ठीक है। अच्छा चलो तो दोस्तों लेट्स मी चेंज द पेन कलर। यार ये कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है इसको। चलो अपन ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करने वाला हूँ मैं कि पहला पार्ट देखिए क्या बोला है, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस।
दोस्तों इनर सरफेस पे, इनर सरफेस ये वाला है, ठीक है, ये वाला इनर सरफेस है, ठीक है, और दूसरा वाला आउटर सरफेस है, दो सरफेस है ना। तो दोस्तों अगर अंदर प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है तो बाय इंडक्शन यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और बाहर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। आपको पता ही है अगर यहाँ प्लस चार्ज क्यू है, प्लस क्यू चार्ज है, तो बाय इंडक्शन यहाँ माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा और एक प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। तो नेट याद है हम स्फेरिकल शेल में बात किया करते थे कि जो भी आप अंदर चार्ज देते हो सरफेस पे आ जाता है, तो यही कंसेप्ट होता है। कोई भी आप नेट अंदर चार्ज दिया आपने तो इनर सरफेस पे उसका ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है, ठीक है, आउटर सरफेस पे फिर उसका ऑपोजिट, यानी सेम चार्ज आउटर सरफेस पे आ जाता है, यानी पूरा का पूरा चार्ज आउटर सरफेस पे होता है। तो पर इस तरीके से, चलो मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दो सरफेस यहाँ पे ध्यान दो, अगर अंदर प्लस क्यू पड़ा है तो उसके वजह से बाय इंडक्शन होल न्यूट्रल था मैं मान रहा हूँ, पर यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएंगे और उसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली माइनस क्यू के इक्वली होगा। अगर यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा, ठीक है, और कैपिटल क्यू तो बाहर ऑलरेडी था, ठीक। तो ये चीज समझने की आवश्यकता थी बस। अब क्वेश्चन हो गया, बस फिर क्वेश्चन हो गया अपना, और ज्यादा कुछ नहीं। देखो तो ए पार्ट कर रहे हैं हम लोग, ए पार्ट है व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ए पार्ट का फर्स्ट इनर सरफेस का, दोस्तों इनर सरफेस, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है ना, सिग्मा, ओके, सिग्मा इनर, आई एन से डिनोट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आउटर इनर सरफेस। तो चार्ज बाय क्या होता है, चार्ज बाय दोस्तों एरिया होता है, ठीक है। तो इनर में चार्ज कितना है, माइनस क्यू बाय एरिया। एरिया क्या होता है, 4 पाई r1 का स्क्वायर, स्फीयर का एरिया ये होता है दोस्तों, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सिग्मा आउटर। आउटर में ध्यान देना क्यू ऑलरेडी था और प्लस क्यू इंड्यूस हो गया, यानी टोटल चार्ज कितना हो गया, क्यू प्लस क्यू, और बाय एरिया, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय एरिया होता है दोस्तों, एक चीज आपको पता होना चाहिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय एरिया होता है, और स्फीयर का एरिया पता ही आपको 4 पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बी पार्ट क्या कहा जा रहा है, बी पार्ट कहा जा रहा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x। तो एक पॉइंट x ले लेता हूं मैं, कोई भी पॉइंट मैंने x ले लिया, और x जो सॉरी पॉइंट मतलब मान लो कोई भी p ले लिया जो एट अ डिस्टेंस x है, और आपको साफ दिख रहा है x ग्रेटर देन r2 है, यानी पूरे के पूरे शेल से बाहर लाई कर रहा है, जो पॉइंट p शेल से बाहर लाई कर रहा है बिकॉज x इज ग्रेटर देन r2, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल। तो हमें राइट करना है एक एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। तो टोटल जो क्यू शेल में जो है बाहर वो क्यू प्लस क्यू है, ठीक है, यानी क्यू प्लस क्यू बाय r स्क्वायर, r यानी x का स्क्वायर, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है दोस्तों।